पूरा पाषाण काल को पढ़ लिया था। तो आज की कक्षाओं में हम शुरुआत करेंगे मध्य पाषाण काल से। और तो मध्य पाषाण काल का संबंध किस युग से था? तो चलिए देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का संबंध होलोसीन युग से था। किस युग से था? होलोसीन युग से था। तो मध्य पाषाण काल का संबंध होलोसीन युग से था। दोस्तों, इस चैनल पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी कक्षाएं मिल जाएंगी। अगर आप संपूर्ण हिस्ट्री का अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो मैं क्लास ले रही हूँ दोस्तों, ये पेड क्लास का नोट्स है जिसे मैं YouTube पर फ्री में आप लोग को प्रोवाइड करा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पेड क्लास नहीं ले पाते हैं। उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। JSSC जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उन सारी परीक्षाओं में आपको ये काम आने वाला है। खास करके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है हमारा JTET, उसमें ये ज़्यादा आप लोगों को काम में आएगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट SST है और उसमें से आपने इतिहास रखा हुआ है तो आपके लिए ये कक्षाएं बहुत उपयोगी साबित होंगी। अगर आप कोई पेड क्लास नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपको इस चैनल पर हिस्ट्री से रिलेटेड सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे और सिलेबस वाइज मिलेंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी JTET में जो भी सिलेबस होगा, फिर अगली कक्षाओं में हम JTET के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम मध्य पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। तो आपने देखा कि मध्य पाषाण काल का संबंध होलोसीन युग से था। इससे पिछली की कक्षाओं में हमने जब पूरा पाषाण काल का अध्ययन किया था तो आपको याद होगा कि पूरा पाषाण काल किस युग से संबंधित था? तो पूरा पाषाण काल प्लीस्टोसीन युग से संबंधित था। और आज हम देख रहे हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल होलोसीन युग से संबंधित था। तो चलिए हम अब मध्य पाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं थी इस पर चर्चा करते हैं। तो मध्य पाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं थी? इसकी जो सबसे पहली विशेषता कह सकते हैं आप कि सूक्ष्म पाषाण औजार का प्रचलन प्रारंभ हुआ। निम्न पूरा पाषाण काल में आपने देखा था कि बड़े साइज के पत्थरों का उपयोग किया जाता था हथियार के रूप में, लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते पत्थरों के आकार छोटे होते गए और यहाँ सूक्ष्म पाषाण औजार हमें देखने को मिलते हैं। सूक्ष्म पाषाण औजार, ये जो औजार होते थे ये कैसे होते थे? तो ये ज्यामितीय आकार के होते थे। ये सूक्ष्म औजार कैसे होते थे? तो ज्यामितीय आकार के होते थे। इस काल की दूसरी विशेषता क्या है? तो इस काल की दूसरी विशेषता यह है कि इस काल में ही पशुपालन का प्रारंभ हो चुका था। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पशुपालन का प्रारंभ हमें किस काल से देखने को मिलता है? तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन का प्रारंभ हो चुका था। तीसरी विशेषता इसकी है आदिम कृषि। आदिम कृषि का प्रारंभ, आदिम कृषि का प्रारंभ हमें इसी काल में देखने को मिलता है। चौथी विशेषता इसकी है मत्स्य शिकार। लोग मछली का शिकार भी करते थे। और सबसे प्रमुख विशेषता जो आप इस काल में देखेंगे वो है अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि कार्यक्रम
यानी कि मध्य पाषाण काल तक आते आते लोग अंत्येष्टि कार्यक्रम करने लगे थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि पशुपालन का पहला साक्ष्य हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो पशुपालन का पहला साक्ष्य हमें बागौर, ये कहाँ है, राजस्थान, और आदमगढ़, ये कहाँ है, एमपी में। इन दोनों जगहों से हमें पशुपालन का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पशुपालन का पहला साक्ष्य हमें बागौर, जो कि है राजस्थान में, आदमगढ़ एमपी में है। इन दोनों जगहों से हमें पशुपालन का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस काल में किस तकनीक के आधार पर औजार बनाए जाते थे। तो इस काल तक आते आते फ्लूटिंग तकनीक से औजार बनाए जाते थे। तो फ्लूटिंग तकनीक से औजार बनाए जाते थे। तो औजार कैसे होते थे? ये बांसुरी के शेप में होते थे। औजार बांसुरी के शेप में होते थे। तो सबसे पहले माइक्रोलिथ की खोज किसने की थी, यानी कि सूक्ष्म औजारों की खोज किसने की थी? तो भारत में कार्लाइन ने 1867 में विंध्य क्षेत्र में माइक्रोलिथ की खोज की थी। तो भारत में कार्लाइन ने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में माइक्रोलिथ की खोज की थी। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य पाषाण कालीन प्रमुख स्थल। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। मध्य प्रदेश या मध्य भारत में आदमगढ़ और भीमबेटका। कहाँ? दक्षिण भारत में तमिलनाडु। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? 11 टेरी स्थल प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत से हमें तमिलनाडु से मध्य पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हमें तमिलनाडु से हमें 11 टेरी स्थल मिले हैं। ये टेरी स्थल किसे कहा जाता है? तो बालू का टीला को टेरी कहा जाता है। तो ये कहाँ है? ताम्रपर्णी नदी के किनारे स्थित है। तो राजस्थान के किन किन क्षेत्रों से हमें मध्य पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं? तो बुधपुष्कर, बागौर, लंघनाज, आखेज, इन जगहों से हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौपानी मांडो, ये कहाँ है? यूपी में। चौपानी मांडो यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? मिट्टी के बर्तन के प्रारंभिक साक्ष्य। चौपानी मांडो से हमें मिट्टी के
बर्तन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। टेरी स्थल के खोजकर्ता कौन है? टेरी स्थल के खोजकर्ता हैं आल्चिन और ज्यूनर। कौन है? आल्चिन एंड ज्यूनर। अब हम आगे देखते हैं नवपाषाण काल, इसे इंग्लिश में आप न्योलिथ एज कहते हैं। न्योलिथ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबॉक ने किया था। तो न्योलिथ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, इस शब्द का प्रयोग जॉन लुबॉक ने किया था। नियोलिथ नवपाषाण काल में जो औजार बनाए गए वो और भी सूक्ष्म होते गए और उसमें पॉलिश भी किए जाने लगे और उसे घर्षण के द्वारा बनाया जाने लगा। जॉन लुबॉक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इस शब्द का उल्लेख किया है। जॉन लुबॉक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इस शब्द का उल्लेख किया है। किस शब्द का उल्लेख किया है? नियोलिथ शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में किया है। तो नवपाषाण काल की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उल्लेख किया है। और तो चलिए हम देखते हैं विश्व के संदर्भ में। अगर हम विश्व के संदर्भ में नियोलिथिक एज को देखें तो यह है 7000 ईसा पूर्व। नियोलिथिक एज 7000 ईसा पूर्व को विश्व के संदर्भ में माना गया है और भारत के संदर्भ में इस काल को 4000 ईसा पूर्व का माना गया है। भारत में पहला नवपाषाण कालीन स्थल कौन है? नवपाषाण कालीन स्थल भारत में पहला नवपाषाण कालीन स्थल यूपी है। और इसको किसने कहा है? तो H.C. मैस्यूर के द्वारा कहा गया है। H.C. मैस्यूर के द्वारा कहा गया है। तो H.C. मैस्यूर के द्वारा क्या कहा गया है कि भारत में पहला नवपाषाण कालीन स्थल यूपी है, उत्तर प्रदेश है। इस काल के प्रमुख औजार कौन कौन से थे? इस काल के औजार, नवपाषाण कालीन औजार कौन कौन से थे? तो छेनी, वसूले, चक्की, ओखल, मूसल, ढेकी। इस काल में ये औजार पाए जाते थे। व्यवसायी क्या किया करते थे? व्यवसायी, इस काल के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो
इस काल के लोगों का व्यवसाय था कृषि एंड पशुपालन। कृषि और पशुपालन। तो कृषि की शुरुआत कहाँ से होती है? हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागानी कृषि की खेती की शुरुआत। हॉर्टिकल्चर बागानी कृषि से खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में हमें देखने को मिलता है। आविष्कार। इस काल में किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ, तो चलिए हम देखते हैं। चाक का आविष्कार हुआ। व्हील, चाक का आविष्कार हुआ। इसे नवपाषाण काल की क्रांति कहा गया है। नवपाषाण काल की क्रांति कहा गया है। चाक का आविष्कार को नवपाषाण काल की क्रांति कहा गया है। चाक के आविष्कार के दो प्रयोग हुए। पहला, लोग अब मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। लोग अब मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। दूसरा, उसे पहिए के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। चाक की मदद से लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और पहिए के रूप में भी उसे इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। आदमी अब गतिशील हो गए और सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। कृषि में अब एक्स्ट्रा अधिशेष की प्राप्ति हुई तथा एक वर्ग फ्री हो गया तथा अन्य कामों की ओर अग्रसर हुआ, जिससे हमारी सभ्यता संस्कृति भी डेवलप हुई। लोग एक जगह रहने लगे, समुदाय का निर्माण हुआ और जब लोग एक जगह रहने लगे, समुदाय का निर्माण हुआ और जब एक जगह रहने लगे तो आपस में रिलेशन डेवलप होने लगा। तो समुदाय क्या होता है? किसी बड़े जगह पर एक साथ लोगों का रहना। किसी बड़े जगह पर एक साथ लोगों का रहना। एक साथ मिलकर एक बड़ी जगह पर लोग रहने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, जिससे समुदाय का विकास हुआ। इनके लंबे काल तक एक साथ रहने के कारण इनके बीच जो रिलेशन डेवलप होते हैं उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। चाक के आविष्कार को गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल की क्रांति कहा है। किसने कहा है? गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड ने चाक के आविष्कार को नवपाषाण कालीन क्रांति कहा है। नवपाषाण कालीन क्रांति कहा है। गॉर्डन चाइल्ड ने चाक के आविष्कार को नवपाषाण कालीन क्रांति कहा है। तो चलिए अब हम मध्यपाषाण की तरह नवपाषाण काल के भी कुछ प्रमुख स्थलों को देखते हैं। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कश्मीर। तो कश्मीर में कहाँ? बुरजहोम और गुफ कराल।
कश्मीर का बुर्ज होम और गुफकराल प्रमुख नौपाषाणकालीन स्थल थे। तो बुर्ज होम से हमें क्या प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से हमें मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये जो साक्ष्य हमें मिला है ये कहाँ से प्रभावित थी? तो यह चीन की संस्कृति, चीन की संस्कृति से प्रभावित थी। चीन की संस्कृति से प्रभावित थी। अच्छा, बुर्ज होम और गुफकराल इन दोनों के खोजकर्ता कौन थे? तो इन दोनों के खोजकर्ता थे डिटेरा एंड पैटरसन। डिटेरा और पैटरसन। इसकी विशेषताएं क्या थी? गर्त निवास स्थान, गर्त निवास स्थान, मृद भांड की विविधता, मृद भांड की विविधता, यानी कि यहाँ पर बहुत प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम और गुफकराल यहाँ से गर्त निवास स्थल प्राप्त हुए हैं और मृद भांड की विविधताएं प्राप्त हुई हैं। तो चलिए और कुछ प्रमुख स्थलों को हम देख लेते हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ से हमें प्रारंभिक कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक कृषि का साक्ष्य, प्रारंभिक कृषि में गेहूं और जौ की कृषि पहले प्रारंभ होती है। तो गेहूं की गेहूं की 3 किस्म और जौ की 2 किस्म। जौ की 2 किस्मों का उत्पादन इस काल में शुरू हुआ और गेहूं की 3 किस्म का। अगला स्थल है बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी। तो बेलन नदी घाटी में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं? तो यहाँ प्रमुख स्थल है कोल्डिहवा, महागरा, चौपानी मांडू। कोल्डिहवा, महागरा, चौपानी मांडू ये 3 प्रमुख नौपाषाणकालीन स्थल हमें बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा से हमें क्या मिला है? तो कोल्डिहवा से हमें चावल का साक्ष्य मिला है। चौपानी मांडू से मृद भांड के प्राचीन अवशेष। चौपानी मांडू से मृद भांड के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं और कोल्डिहवा से हमें चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला स्थल है हमारा मध्य गंगा घाटी। मध्य गंगा घाटी में कौन कौन से स्थल आएंगे? तो चिरांद, सेनुआर, ताराडीह, ये कहाँ है? ये बिहार में है। बिहार, सारण डिस्ट्रिक्ट। चिरांद बिहार में है, सारण डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से हमें हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं।
हड्डी के औजार बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। हड्डी के औजार बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थल। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थल। तो दक्षिण भारत में कौन कौन से नवपाषाणकालीन स्थल हमें प्राप्त हुए हैं? मास्की संगनकल्लू। मास्की संगनकल्लू ये कहाँ है? कर्नाटक में। मास्की और संगनकल्लू और ब्रह्मगिरी ये सभी कर्नाटक में है। दूसरा पोचमपल्ली ये है तमिलनाडु। उतनूर ये है आंध्र प्रदेश में। पोचमपल्ली तमिलनाडु में है और उतनूर आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, दक्षिण भारत की प्रथम फसल कौन है? क्या आपको मालूम है? दक्षिण भारत की प्रथम फसल है रागी। आपने देखा कि उत्तर भारत में गेहूं और जौ की खेती हो रही है, लेकिन दक्षिण भारत की प्रथम फसल रागी है। रागी किसको बोलते हैं? आप इसे गांव में मड़ुआ को रागी कहा जाता है। 1000 से 1100 ईसा पूर्व 1000 से 1100 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल दक्षिण भारत में रहा। उसके बाद महापाषाण काल की शुरुआत हो गई। 1000 से लेके 1100 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल दक्षिण भारत में रहा। उसके बाद महापाषाण काल की शुरुआत हो गई। अब इसके आगे दक्षिण भारत में महापाषाण काल की शुरुआत हो गई। तो चलिए हम आगे देखते हैं महापाषाण काल। महापाषाण काल इसको मेगालिथिक एज भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत से संबंधित है। महापाषाण काल किससे संबंधित है? दक्षिण भारत से संबंधित है। महापाषाण काल दक्षिण भारत से संबंधित है। अच्छा, महापाषाण काल, इस काल का नाम महापाषाण काल क्यों पड़ा? शव को दफनाने की विधि के आधार पर इस काल का नाम पड़ा है। शव को दफनाने के बाद चारों तरफ से पत्थर से उसे घेर देते थे और कब्र पर बहुत बड़ा चट्टान लाकर कब्र के ऊपर रख दिए जाते थे। इन्हीं चट्टानों को महापाषाण कहा जाता था। अब आपको समझ में आया कि महापाषाण काल क्यों नाम पड़ा इस काल का? शव को दफनाने की यह एक विधि है और शव को दफनाने की विधि के नाम के आधार पर ही इस काल का नाम महापाषाण काल पड़ा है। शव को दफनाने के बाद उसके चारों तरफ से पत्थर से उसे घेर देते थे और कब्र पर बहुत बड़ा चट्टान लाकर कब्र के ऊपर रख दिए जाते थे। इन्हीं चट्टानों को महापाषाण कहा जाता था। दक्षिण भारत के लोगों का मानना था कि अगर नहीं दबाएंगे तो बाहर निकल जाएगा, भूत बन जाएगा जो बराबर उनको डराएगा। अतः कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत के लोगों के पास आत्मा का कॉन्सेप्ट था। आत्मा का कॉन्सेप्ट।
दक्षिण भारत के लोगों को आत्मा का कॉन्सेप्ट था। चलिए नोट करके इसमें कुछ लिख लीजिए। नोट महागढ़ा और कोल्डीवा दोनों से चावल का साक्ष्य मिला है। तो चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चावल का साक्ष्य एक तो आपने देखा कोल्डीवा से तो मिला ही है, साथ ही साथ महागढ़ा से, कोल्डीवा के साथ ही साथ महागढ़ा से भी हमें चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ है। यह नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ है। नवपाषाण काल वालों की सहायता से ही एक सभ्यता का विकास हुआ जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। नवपाषाण काल वालों की सहायता से एक सभ्यता का विकास हुआ जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत नवपाषाण काल वालों की सहायता से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत नवपाषाण काल वालों की सहायता से हुआ है। तो आगे की कक्षाओं में हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड सारी कक्षाएं चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।